राजपुर गांव की सुबह थी। खेतों में हल चलाने की आवाज, बैलों की घंटियां और हवा में उड़ती धूल, इन्हीं के बीच रहता था मनोहर, मेहनती और सीधा साधा आदमी। उसकी पत्नी मेघा नाम के अनुसार ही नम्र, सुंदर, मगर घमंडी और गुस्सैल थी। वैसे तो दोनों में सब ठीक था, पर अब मनोहर का मेघा के साथ जीना मुश्किल हो चुका था। अरे मेघा, खाना तैयार है क्या? पेट में चूहे नहीं भैंसे नाचने लगे हैं। खाना? नहीं, अभी तक तो नहीं बना। मैं पार्लर गई थी स्पा कराने, अभी अभी आई हूँ, तो जरा बाल सुखा लूं, फिर रोटियां बेलती हूँ, ठीक है? क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? सुना नहीं, मैं भूख से मर रहा हूँ और तुम मुझे अपने पार्लर और बालों की बातें सुना रही हो। हाँ तो क्या हुआ? कहा ना बाल सुखाकर बनाती हूँ खाना, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ ना, कर दूंगी सब। तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इस व्यवहार से। घर की तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं मेघा। गलती हुई मुझसे। मुझे लगा था कि तुम जितनी सुंदर दिखती हो उतनी ही समझदार भी होगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी सुंदरता के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। ओह, अब बस भी करो। हर रोज यही बात, सुबह से खेत खेत करते रहते हो और रात को मेघा ये नहीं करती, मेघा वो नहीं करती। तुम्हारा क्या कहना है? क्या मैं घर में भिखारी की तरह बैठूं? ये मुझसे नहीं होगा, समझ गए? इसलिए जो है उसमें खुश रहना सीखो और दूसरों को भी चैन की सांस लेने दो, वरना एक दिन मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ तो जाओ ना, लेकिन मुझे पता है कि तुम जाओगी नहीं, वरना पार्लर के पैसे कौन देगा? आई बड़ी मुझे धमकाने वाली। तो कुछ ऐसा था मनोहर और मेघा का रिश्ता, तकरार में लिपटा हुआ, जहाँ हर दिन बहस से शुरू होता और अंत बड़े झगड़े से होता। किंतु अब मनोहर सच में तंग आ चुका था। घर में उसे ठीक से खाना पानी तक नहीं मिलता था, इसलिए उसने अपने हाल का हल ढूंढ ही लिया था। मेघा आईने के सामने चेहरे पर मोटा सा फेस पैक लगाए बैठी थी। तभी वो आईने में देखती है कि मनोहर दरवाजे पर एक सांवली भरे शरीर वाली औरत के साथ खड़ा है। हे भगवान, ये कौन है? मनोहर, ये कौन है तुम्हारे साथ? और तू ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है, जैसे कोई मेला जीत आया हो? बताता हूँ मेघा, ये है सुधा। अब से ये भी इस घर की गृह लक्ष्मी है। क्या मतलब गृह लक्ष्मी? कहीं तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? हे भगवान, तुमने दूसरी शादी कर ली, वो भी मुझसे बिना पूछे? तुमसे पूछने का कोई फायदा होता क्या मेघा? फालतू के झगड़े होते जिनसे मैं तंग आ चुका था। इसीलिए मैंने अपना हल ढूंढ लिया है, ताकि मुझे मेरे घर में 2 वक्त की रोटी तो मिल सके और किसी का साथ भी। 2 वक्त की रोटी? मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें ये 2 वक्त की रोटी कैसे मिलती है, और देखो जरा कैसी पसंद है तुम्हारी। मान गए, मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम इस काली मोटी औरत को ले आए, लेकिन देख लेना, पछताओगे, तुम पछताओगे, और एक दिन मेरे पास वापस आओगे मेघा मेघा करते हुए। ठीक है, देख लेंगे। देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए। और दीदी? दीदी? कौन दीदी? देख, मैं तेरी दीदी नहीं हूँ, समझी? आई बड़ी दीदी बोलने वाली। भाई वाह, क्या ही स्वागत हुआ था सुधा का घर में। मनोहर ने जैसा सोचा था, मेघा ने बिल्कुल वैसा ही तमाशा किया था। लेकिन अब मनोहर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो और सुधा धीरे धीरे अपना संसार बसाने लगे थे। मनोहर रोज खेत में काम करता और सुधा घर संभालती, सबके लिए खाना बनाती, यहाँ तक कि मेघा के लिए भी। और मेघा आराम फरमाती रहती। सुधा, ओ सुधा, जरा इधर आना। जी कहिए, क्या हुआ? जितना मोटा शरीर उतनी ही मोटी अकल। ये क्या है? मैंने तुझसे काली चाय लाने को कहा था ना, और तू इसमें दूध भी डाल आई, ऊपर से शक्कर भी। क्या मुझे भी खुद की तरह मोटा बनाने का इरादा है तेरा? हाँ? नहीं, वो मैं... मुझे कुछ नहीं सुनना, जा फिर से बना के ला। और अगर भूल गई हो कि काली चाय कैसी होती है, तो एक बार आईने में खुद का चेहरा देख लेना, सब समझ आ जाएगा। मेघा के ताने और रौब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। सुधा बेचारी सब सहती रहती, नजरअंदाज करती रहती, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मनोहर और सुधा पुराने टीन के डिब्बे में रखा चना गुड़ खा रहे थे। अरे सुधा, तुम तो इतना बढ़िया चना भूनती हो, लगता है बचपन में ही तंदूर में जन्मी थी। अरे जी, आप भी ना
कुछ भी बोल देते हैं। दोनों की हंसी हवा में घुल रही थी। तभी मेघा हाथ में पंखा लिए तमतमाए चेहरे के साथ वहाँ आ पहुँची। अरे वाह मनोहर, अब तो तू इस सुधा के साथ बैठ बैठकर चने भी चुगने लगा है। वाह सुधा वाह, मजा आ गया। दूसरों का सुख छीनना कोई तुझसे सीखे। बस करो मेघा। अच्छा, मैं बस करूं? और ये जो दिन रात तुमसे चिपक कर बैठती है उसका क्या? हाँ, आजकल तो तुम्हें मैं दिखाई भी नहीं देती। खाना भी यही देती है तुम्हारे हाथ में परोस कर, तो फिर मैं क्यों दिखूंगी? हाँ, सही कहा तुमने। दिल से सेवा करती है वो मेरी, इसलिए मुझे इसके सिवा कोई दिखता ही नहीं। मनोहर की बात सुनकर मेघा का गुस्सा और बढ़ गया। वो सुधा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगी। तेरी वजह से सब हो रहा है। मेरी खुशियों का रास्ता काटने वाली काली बिल्ली तू है। अब तू यहाँ नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ से, निकल। मेघा अपना आपा खो चुकी थी, लेकिन अब वक्त आ गया था कि सुधा भी जवाब दे। छोड़ो मुझे, बहुत बोल लिया तुमने मेघा। मैं चुप थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़ जाओगी। मेरे रूप को देखकर मुझे नाम देने वाली, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तू मुझे उल्टा जवाब दे रही है। हाँ, दे रही हूँ, क्योंकि मैं दिन भर तुम्हारी तरह आईने में नहीं झांकती। पढ़ी लिखी हूँ, घर संभालती हूँ, और हाँ, स्कूल में कुश्ती की चैंपियन भी थी मैं, समझी? वरना अच्छा कुश्ती की चैंपियन थी तो ठीक है। अब देखेंगे कौन किस पर भारी पड़ता है। कल हमारे खेत में तेरी और मेरी कुश्ती होगी। जो जीतेगी वही घर में रहेगी। मंजूर? मंजूर है। इसे कहते हैं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। मेघा ने जोश में आकर उस औरत को चुनौती दे दी जो कभी कुश्ती की चैंपियन रह चुकी थी। कुश्ती की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब लोग उत्साह से मनोहर के खेत में पहुंच चुके थे। वाह रे वाह, आज तो मजा आएगा। अरे वो तो आएगा ही, दोनों सौतने भिड़ने जो वाली हैं। देखो तो सही, रूप बनाम मेहनत की जंग है ये। सही कहा भाई, कोई भी जीते हमें तो मजा ही आएगा। सारे गांव वाले खेत के चारों ओर दिल थाम कर बैठे थे। वहीं दूसरी ओर मनोहर माथा पकड़कर बैठा था। अखाड़े के बीच मेघा चमकदार साड़ी में मेकअप से लिपटी खड़ी थी। वहीं सुधा सादी सूती साड़ी में हाथों में मिट्टी मलकर तैयार थी। तैयार है तू हारने को काली बिल्ली? मैं तो तैयार हूँ। भगवान करे इस बार तू कम से कम चलने लायक रहे। देख लेंगे। तभी ढोल बजा। भीड़ ने शोर मचाया। शुरू करो, शुरू करो। दोनों आमने सामने आ गईं। पहले मेघा ने सुधा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुधा टस से मस ना हुई। अचानक सुधा ने मेघा के पैर पकड़े और जोर से पटक दिया। मेघा सीधी जमीन पर जा गिरी और खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। सुधा जीत गई, सुधा जीत गई। मनोहर ने दौड़कर सुधा को गले से लगा लिया। वहीं दूसरी ओर मेघा जैसे तैसे साड़ी संवारते हुए उनके पास आई। मैं हार गई सुधा, पर तुझसे नहीं, अपने अहंकार से। मुझे माफ कर दे। अब तुम मेरी दुश्मन नहीं, मेरी बहन हो। आओ गले लग जाओ। दोनों गले मिली और गांव भर में तालियों की गूंज उठी। उस दिन से दोनों सौतने नहीं बल्कि सच्ची सहेलियां बन गईं। चौधरी अपनी हवेली के आंगन में कुर्सी पर बैठा हुआ था। सुखदेव, जो चौधरी का नौकर था, आंगन की सफाई कर रहा था। सुखदेव, जरा इधर आओ। सुखदेव झाड़ू रोककर चौधरी के पास पहुंचता है। हुक्म बताइए। कल पूनम की सहेली शहर से आ रही है। याद रखना, उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा आप कहें हुक्म। और हाँ, पूनम का कमरा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। उसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सुखदेव सिर हिलाकर सहमति जताता है और वापस काम पर लग जाता है। पिताजी, मेरी सहेली शहर में बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है। जब वो यहाँ आएगी ना, तब गांव वालों को पता चलेगा कि मेरी संगत कैसी है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है पूनम। तुम्हारी सुंदरता ही सब कुछ कह देती है।
हाँ पिताजी, लेकिन मुझे काले और बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। चौधरी मुस्कुराता है, लेकिन सुखदेव जो अंदर से ये सुन रहा था चिंतित हो जाता है। अगली सुबह सुखदेव अपनी पत्नी से कहता है, कालो को आज मेरे साथ हवेली चलने दो, बहुत सारा काम है, अकेले मुझसे नहीं होगा। लेकिन कालो का रंग काला है। मैंने सुना है कि चौधरी की बेटी पूनम को काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मैं कौन सा कालो का पूनम से ब्याह कराने ले जा रहा हूँ, मैं उसे काम में हाथ बटाने के लिए ले जा रहा हूँ। बेटा तैयार हो जा, आज मेरे साथ हवेली चल। ठीक है बाबा। कालो अपनी लकड़ी काटने का काम छोड़कर तैयार होने चला जाता है। सुखदेव की पत्नी चिंतित नजरों से दोनों को देखती है। सुखदेव और कालो हवेली पहुंचते हैं। कालो एक ट्रे में चाय का कप लेकर पूनम के कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में पूनम अपनी सहेली अर्चना के साथ बैठी हुई थी। देखो अर्चना, इस गांव में सुंदरता सिर्फ मेरे पास है, मेरी तरह सुंदर और कोई भी नहीं। कालो दरवाजा खटखटाता है और ट्रे लेकर अंदर आता है। पूनम उसे घृणा भरी नजरों से देखती है। ये कौन है? मैं कालो हूँ, चाय लेकर आया हूँ। ये काला लड़का मेरी हवेली में क्यों आया? ये तो मेरी सुंदरता का अपमान है। अर्चना पूनम की ओर देखती है और हंसने लगती है। ऐसे बदसूरत लोग इस हवेली में नहीं आ सकते, तुम बाहर जाओ। कालो उदास होकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुखदेव कालो को रोते हुए देखता है। वो गुस्से में पूनम के कमरे की ओर बढ़ता है। पूनम बिटिया, तुमने मेरे बेटे को क्यों अपमानित किया? अपमान? मैंने सच कहा। काले लोगों का हमारी हवेली में कोई स्थान नहीं है। चौधरी अंदर आता है और पूनम के पास खड़ा हो जाता है। मालिक, ये क्या तरीका है? क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? पूनम सही कह रही है। मैं नहीं चाहता कि इस गांव में काले लोग रहें। अगर तुम्हें बुरा लगा तो अपनी शिकायत अपने पास रखो। सुन लो, इस गांव में अब सिर्फ गोरे लोग रहेंगे। काले लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं। बेचारा कालो अपने परिवार के साथ अपना सामान बांधकर गांव छोड़कर जाने लगता है। बाबा, क्या हमारा रंग इतना बुरा है कि हमें अपने ही गांव से निकाल दिया गया? बेटा, ये दुनिया रंग रूप को देखती है, लेकिन एक दिन सत्य और कर्म से सब बदल जाएगा। कालो और सुखदेव और उसकी पत्नी जंगल की ओर चल पड़ते हैं। बेटा, तेरा चेहरा देखकर मुझे बहुत दुख होता है। माँ, क्या हमारे जैसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते? मैं इस काले रंग से नफरत करता हूँ। इसने हमें सबकी नजरों में नीचा कर दिया। बेटा, रंग भगवान की देन है, इसमें तेरी गलती नहीं, पर लोग समझते कहाँ हैं। बेटा, खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। दुनिया को दिखा कि तू भी किसी से कम नहीं है। कालो कुछ नहीं कहता और वहाँ से जंगल की ओर चल पड़ता है। कालो जंगल में अकेला घूमने लगा। अचानक वो एक लड़के से टकराता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस अपने दुखों से भाग रहा हूँ। दुख? तुम्हारा चेहरा तो काफी अच्छा लग रहा है। दुख किस बात का? मेरा नाम ही कालो है। मुझे मेरे काले रंग की वजह से मेरे गांव से निकाल दिया गया। अब मैं अपने इस रंग से नफरत करता हूँ। मेरा नाम मोहन है और देख, मेरा रंग भी तेरे जैसा ही है, लेकिन मुझे कभी अपने रंग से शिकायत नहीं हुई। कैसे? क्या लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते? उड़ाते हैं, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे काम और मेरे कर्म ही मुझे महान बनाएंगे, ना कि मेरा रंग। कालो गहरी सोच में पड़ जाता है। लेकिन मैं क्या करूं? गांव ने तो मुझे ठुकरा दिया है। भाई, लोग तुझे याद तब करेंगे जब तू ऐसा कोई काम करेगा जिससे उन्हें तुझ पर गर्व हो। काम ऐसा कर कि लोग तेरा रंग भूल जाएं और तेरी कहानी सुनाएं।
कालो की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास झलकता है। वो मोहन को धन्यवाद कहता है। तुम्हारी बातें मेरे दिल तक पहुंच गई मोहन। मैं खुद को साबित करूंगा। कालो जंगल में काम करने लगता है, पेड़ बचाने के लिए प्रयास करने लगता है। एक दिन उसे घायल बाघ का बच्चा मिलता है। अरे ये तो बहुत बुरी तरह से घायल है, इसे जल्दी से ठीक करना होगा। वो शावक को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाता है। उसकी माँ जड़ी बूटियों का लेप बनाती है। बेटा, ये काम खतरनाक है, पर तू जो कर रहा है वो सही है। माँ, मुझे अब कोई डर नहीं है। मोहन ने मुझे सिखा दिया है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। कुछ हफ्तों की देखभाल के बाद शावक ठीक हो जाता है। वो जंगल में लौट जाता है। एक दिन एक पर्यावरण विशेषज्ञ जंगल में आता है और कालो के काम से प्रभावित होकर कहता है, ये सब तुमने कैसे किया? जी, बस अपनी जिम्मेदारी समझकर काम कर रहा हूँ। तुम्हारा काम देश भर में जाना जाना चाहिए। मैं तुम्हें पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के लिए नामांकित करूंगा। कालो का नाम जल्द ही अखबारों और टीवी पर आने लगता है। वो जंगल का रक्षक बन जाता है। चौधरी अखबार पढ़ रहा है। पूनम भी साथ बैठी थी। अचानक पूनम अखबार में कालो की तस्वीर देखती है। ये तो वही लड़का है जिसे हमने गांव से निकाल दिया था। हाँ, और आज वो पूरे देश में मशहूर है। पिताजी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें उसे गांव बुलाकर माफी मांगनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, हमें उससे सीख लेनी चाहिए। गांव में कालो के स्वागत के लिए समारोह आयोजित किया गया। चौधरी और पूनम ने उसे सम्मान पूर्वक मंच पर बुलाया। कालो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुमने साबित कर दिया कि इंसान का असली मूल्य उसके कर्मों से होता है, ना कि उसके रंग से। कालो, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने जो बर्ताव किया वो गलत था। तुमने हमारी सोच बदल दी। कालो मुस्कुराता हुआ खड़ा था। वो माइक उठाकर कहता है, दोस्तों, रंग रूप से कुछ नहीं होता। हमें अपने कर्म और सच्चाई से खुद को साबित करना चाहिए। अगर मेहनत सच्ची हो तो दुनिया का नजरिया बदलने में देर नहीं लगती। गांव वाले तालियां बजाते हैं। कालो के माता पिता गर्व से भर जाते हैं। चौधरी और पूनम उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं। कालो अब गांव में सबका आदर्श बन चुका था। वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी गांव में रहने लगता है। लखीमपुर नाम का एक सुंदर गांव था, जहां चंदाराम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। चंदाराम गांव में उबले हुए अंडे का ठेला लगाता था। वो अंडों में धनिया, प्याज और हरी मिर्च की चटनी लगाकर अंडे बेचता था। सर्दियों में चंदाराम की अच्छी कमाई होती थी, तो वहीं गर्मियों में उसका धंधा हल्का हो जाता था। चंदाराम के पड़ोस में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। मनोज आइसक्रीम बेचने का काम करता था। गर्मियों में जब चंदा का काम अच्छा नहीं चलता तो मनोज चंदा की खूब मजाक उड़ा लेता। एक दिन की बात है, मई का महीना था और बहुत बिकट गर्मी पड़ रही थी। उस दिन चंदा अपने ठेले के पास बिल्कुल उदास बैठा था, क्योंकि उस समय अंडों की बिक्री बहुत कम हो गई थी। मनोज आइसक्रीम वाला उसकी मजाक उड़ाते हुए बोला, ऐसा नहीं है मनोज भाई, थोड़े बहुत ग्राहक तो हमेशा आते हैं। अगर बिल्कुल नहीं आएंगे तो मैं गर्मियों में अंडों की जगह पराठों का ठेला लगाया करूंगा। चंदा के ज्यादातर ग्राहक रिक्शा और ऑटो चलाने वाले लोग थे, जो देर रात तक खाना खाया करते थे। इसीलिए चंदा को देर रात तक काम करना पड़ता था। एक रात जब चंदा घर लौटा तो उसकी बीवी ने उससे कहा, लाइट का बिल कई महीनों से जमा नहीं हो पाया है, इसीलिए बिजली वाले आए और बिजली काट कर चले गए। पूरे घर में अंधेरा था। चंदा की बीवी जब नल पर पानी लेने गई तो उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। चंदा की बीवी की उसी वक्त मृत्यु हो गई। चंदा बेचारा अकेला रह गया। उसके छोटे छोटे बच्चे, अब उन्हें कौन संभालता। एक तो कमाई नहीं हो रही थी और अब दूसरी आफत आ पड़ी। एक रात जब चंदा रो रहा था, तभी अचानक आकाश में बहुत तेज बिजली कड़की। आवाज इतनी तेज थी कि चंदा चौंक कर उठ गया और अपने घर के बाहर गया। बाहर एक सुंदर औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? मेरा नाम बीगो है, और तुम कौन हो?
मेरा नाम चंदा है। तुम हमारे गांव की नहीं लगती हो। क्या तुम किसी के घर रिश्तेदार हो? नहीं, मैं मंगल ग्रह से आई हूँ। मंगल ग्रह से? हाँ, हम पृथ्वी के ऊपर घूमने आए थे। हमारा स्पेसशिप खराब हो गया। मैं स्पेसशिप से नीचे गिर गई और यहाँ आ गई। क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए रहने की जगह दे सकते हो? अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बीवी की मृत्यु हुई है। अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। मुझे आजकल बहुत अकेलापन महसूस होता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। पूरे गांव में खबर फैल गई कि चंदा की नई बहू मंगल ग्रह से आई है। गांव के लोग मुंह दिखाई के लिए आने लगे। बहुत से लोग तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आए हैं। मुंह दिखाई में किसी से पैसे मत लेना। तुम्हारा मंगल ग्रह वाला नाम ठीक नहीं लगता। मुझे तुम्हारा कुछ और नाम रखना पड़ेगा। मैं तुम्हारा नाम मंगला रखता हूँ। मंगला को पूरे गांव से लोग देखने आने लगे। मंगला इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। पड़ोसी मनोज को चंदा की नई बहू को देखकर बहुत जलन हुई। इस लंगूर को न जाने कहां से अंगूर मिल गए। मंगला को मेरी पत्नी बनना चाहिए था। एक दिन की बात है, चंदा काम से निराश लौटा था। क्या हुआ? क्या आज भी अंडे नहीं बिके? हाँ, मेरे ग्राहक कम होते जा रहे हैं। मंगला ने चंदा को एक तस्वीर दी जिसमें एक झोपड़ी बनी हुई थी। ये साधारण झोपड़ी नहीं है, तुम्हें इस झोपड़ी को ढूंढना होगा। ये तुम्हें गांव के पीछे वाले जंगल में मिलेगी। इस झोपड़ी में ढेर सारा सोना रखा हुआ है। तुम अपनी जरूरत के हिसाब से सोना ले सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, लालच मत करना। मनोज उसी समय खिड़की से झांककर मंगला को देखने आया था। उसने सारी बात सुन ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं भी कितने अच्छे समय पर यहाँ आया। मंगला ने तो मेरे भाग्य खोल दिए। अब मैं भी चंदा के पीछे पीछे उस सोने चांदी से भरी झोपड़ी में जाऊंगा। चंदा जब झोपड़ी की तलाश में गया तो मनोज भी उसके पीछे पीछे गया। जंगल में काफी भटकने के बाद चंदा को झोपड़ी मिल गई। चंदा जब झोपड़ी के अंदर घुसने वाला था तो मनोज वहाँ पहुँच गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम वो सब छोड़ो और फटाफट झोपड़ी में घुसो। तुम्हारे बाद खजाना बटोरने की बारी मेरी है। देखो मनोज, मेरी पत्नी ने साफ मना किया है कि लालच में आकर कोई चीज मत उठाना। अब तुम मुझे ज्ञान मत दो और चुपचाप अंदर जाओ। चंदा अंदर गया और अपनी जरूरत के हिसाब से सोना लेकर बाहर आ गया और अपने घर लौट गया। उसके बाद मनोज अंदर गया। ढेर सारा सोना देखकर मनोज के मन में लालच आ गया। हे भगवान, इतना सारा सोना, कहीं मैं खुशी से पागल न हो जाऊं। मनोज ने एक बोरी में ढेर सारा सोना भरा और पीठ पर लाद कर चलने लगा। झोपड़ी अचानक गायब हो गई। मनोज सोने की बोरी के साथ अकेला रह गया। मनोज ने बोरी में इतना सोना भर लिया था कि उससे बोरी का बोझ उठाया नहीं जा रहा था। मैंने सोना तो बहुत भर लिया, लेकिन मैं इसे ले जा नहीं पा रहा हूँ। झोपड़ी तो गायब हो चुकी है। मुझे यह सोना यही कहीं छुपा देना चाहिए। कल अपने साले को बुलाकर लाऊंगा और फिर यह बोरी उठाकर ले जाऊंगा। उधर जंगल में डाकू आ रहे थे। उन्होंने छिपकर मनोज को सोना छुपाते हुए देख लिया। मनोज जब सोना छुपाकर चला गया तो डाकू सारा सोना लेकर फरार हो गए। अगले दिन जब मनोज अपने साले के साथ जंगल में पहुंचा तो उधर मंगला ने चंदा को सुझाव दिया कि वो गर्मियों में अंडे ना बेचकर आइसक्रीम बेचे। मैं आइसक्रीम जमाना जानती हूँ, तुम मुझे बस सामान लाकर दे दो। चंदा ने अब आइसक्रीम का ठेला लगाया। जब मनोज ने देखा कि चंदा उसके बराबर में आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा हो गया है तो मनोज का खून खौल गया। चंदा, क्या तुझे और कोई धंधा नहीं मिला? क्या तूने मेरा धंधा चौपट करने की सोची है? तुम्हारा धंधा चौपट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरी पत्नी आइसक्रीम जमाना जानती है, इसीलिए मैंने आइसक्रीम का काम शुरू किया है। तुम्हारे और मेरे बीच कोई कंपटीशन नहीं है। तुम बड़ी कंपनियों की आइसक्रीम बेचते हो और मैं अपने घर की जमाई आइसक्रीम बेच रहा हूँ। मनोज ये सुनकर दंग रह गया कि चंदा की बहू आइसक्रीम जमा लेती है। मनोज सोचने लगा, चंदा के आइसक्रीम बेचने से मनोज की सेल कम हो गई। इसका कारण ये था कि मंगला के हाथ की जमी आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट होती थी। चंदा भाई, मेरी तुमसे विनती है कि तुम अपना ठेला मुझसे थोड़ा दूर ले जाओ। ठीक है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। चंदा अपना ठेला दूर ले गया, लेकिन फिर भी मनोज की सेल नहीं बढ़ी। गांव के लोग
चंदा की ही आइसक्रीम खाना चाहते थे। लगता है मुझे चंदा का कुछ करना पड़ेगा। चंदा अपना आइसक्रीम का ठेला बाहर गली में बांध देता था और गली वाले भी अपना ठेला बाहर ही बांधते थे। मनोज ने एक रात चंदा के आइसक्रीम ठेले में आग लगा दी। पूरा ठेला जलकर राख हो गया। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? आप निराश ना हो, मैं आइसक्रीम का ठेला बनाना जानती हूँ, क्योंकि हमारे ग्रह पर घर घर आइसक्रीम बनती है और बेची जाती है। लेकिन लकड़ी कहाँ से आएगी? ऊपर जो टूटा हुआ बेड पड़ा है, मैं उसकी लकड़ी इस्तेमाल कर लूंगी। हे भगवान, मैंने उनका बुरा करने की कोशिश में उनकी किस्मत चमका दी। मुझे आइसक्रीम का ठेला नहीं बल्कि उसे बनाने वाले को ही जला देना चाहिए था। लेकिन मंगला को ठिकाने लगाने के लिए मुझे कुछ महीने इंतजार करना होगा। मंगला ने टूटे हुए बेड की लकड़ी का इस्तेमाल करके आइसक्रीम का ठेला तैयार कर दिया। मंगला के पास कुछ लोग अपना आइसक्रीम का ठेला तैयार करवाने के लिए आने लगे। चंदा, अब तुम्हारे साथ साथ मैं भी कमाया करूँगी। कुछ महीने बीते, होली का मौसम आया। मनोज ने बाल्टी में पानी की जगह पेट्रोल भर लिया और पेट्रोल में रंग मिला दिया। होली के दिन जब मंगला किसी काम से गली में जा रही थी, तो मनोज ने उसके ऊपर पेट्रोल फेंक दिया और फिर माचिस की एक जलती हुई तीली फेंक दी। लेकिन मंगला के बदन में आग लगी ही नहीं। कौन मूर्ख है जो मेरे ऊपर पेट्रोल डाल रहा है? हम मंगल ग्रहवासियों को जलाया नहीं जा सकता। इतना कहकर मंगला दौड़ी हुई छत पर गई और उसने मनोज को पकड़ लिया। इस नाश पीटे ने मेरे ऊपर पेट्रोल फेंककर मुझे जलाने की कोशिश की। सारे गांव वालों ने मिलकर मनोज की खूब धुलाई की और उसे गांव से निकाल दिया।